हेलो बच्चों, हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, इस टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट वेट। मैं आपसे पूछूं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बोलिए। मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि इक्विवेलेंट वेट को आप डिफ़ाइन करो, तो कैसे आप डिफ़ाइन करोगे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस के लिए इक्विवेलेंट वेट हमें आना चाहिए। नॉर्मेलिटी एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है, जिसके लिए हमें इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट की अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं दैट वेट ऑफ सब्सटेंस विच इज combined with 8 part of oxygen, 1 part of hydrogen and 35.5 part of क्लोरीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो कि 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन के साथ कंबाइन करे, देन दैट वेट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल देखोगे सभी लोग। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल सब लोग ध्यान से देखो। मैंने कहा कि मैग्नीशियम की रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराएं तो ये बनेगा MgO। इसको बैलेंस करोगे तो इधर ट्वाइस कर देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अगर इसका हम मास कैलकुलेट करें तो मैग्नीशियम का 24 × 2 48, इसका मास कैलकुलेट करें तो 32। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 48 पार्ट ऑफ Mg। ठीक है। सो 1 पार्ट, अगर एक पार्ट की मैं बात करें तो क्या होगा 48 डिवाइडेड बाई 32। अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 पार्ट किससे कंबाइन करेगा, तो 8 पार्ट के लिए 48 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8 करोगे, ये कितना होगा 12 पार्ट। या 12 को हम कह सकते हैं कि 12 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम है। क्या है बेटा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 12 क्या है? 12 है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg। और ये कितना है 12। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक एग्जांपल और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एग्जांपल क्या है, समझोगे सभी लोग। एग्जांपल है कि Al + O2 ये बना Al2O3। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको ट्वाइस करते हैं, इसको 4 करते हैं, इसको 3 करते हैं। तो इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 27, इसका मोलर मास इंटू 4। इसका मास कितना होगा 32 इंटू 3। हम लिख सकते हैं 32 इंटू 3 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या कर रहा है 27 इंटू 4 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन हो रहा है ना। देख लो सभी लोग, 27 इंटू 4। सो मैं अगर 1 पार्ट की बात करूं, 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात करूं, तो 27 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 3 होगा ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 पार्ट किससे कंबाइन करेगा, तो 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए 27 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 3 इंटू यहाँ पे क्या होगा 8। यहाँ पे देखोगे 9, 4 से कैंसिल, ये 9 हुआ। मीन्स यहाँ से पता चला कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना हुआ बेटा 9 हुआ। इस बात का ध्यान रखोगे। बेसिकली अगर इन कैलकुलेशन को हम देखें EWT, तो इन कैलकुलेशंस को देख के हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाई लुकिंग दीज कैलकुलेशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। और ये रिजल्ट क्या होगा? ये रिजल्ट क्या होगा हम इसको देखते हैं। देखो, हम लोग अगर रिजल्ट की बात करें तो आपको पता चल गया कि अगर इक्विवेलेंट वेट की हम बात करेंगे, अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो ये एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट और आयोनिक वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, या n फैक्टर एक नंबर है। कैसे नंबर है मैं बता रहा हूँ। जैसे एल्यूमिनियम का मैं इक्विवेलेंट वेट पूछूं EWT एल्यूमिनियम की, तो ये 27 डिवाइडेड बाई अगर 3 करते हैं तो ये 9 होता है कि नहीं होता है? 9 यहाँ पे भी हमने निकाला है। और 3 क्या है? सबको मालूम है कि एल्यूमिनियम 3+ के फॉर्म में डिवाइड होता है। मतलब अगर मैं n फैक्टर की बात करूं तो n फैक्टर इस केस में वैलेंसी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? n फैक्टर क्या है? एक वैलेंसी है। मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताना चाहता हूँ, कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी n फैक्टर को लेके। मैं बता दूँ n फैक्टर फॉर द सेम कंपाउंड अलग अलग हो सकता है अगर वो किसी रिएक्शन में है। कैसे हो सकता है उस पर भी थोड़ी थोड़ी मैं डिस्कशन करूँगा। पहले अगर हम इसकी बात करें तो देखोगे कि ये 27 डिवाइड बाई 3 9 होता है। 9 इक्विवेलेंट वेट हमने यहाँ निकाला है। मतलब मॉलिक्यूलर वेट अथवा एटॉमिक वेट को अगर हमने एक नंबर इससे डिवाइड किया तो ये इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो ये नंबर क्या हो सकता है इसका? n फैक्टर। और n फैक्टर इसका नंबर ये क्या है? बैलेंसी। मतलब n फैक्टर बैलेंसी हो गया। इस बात को आप रिमाइंड करोगे। मीन्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो आपको पता हो जाएगा कि यहाँ से इतना नोट कर लोगे सभी लोग। पहले इतना नोट करोगे, फिर मैं आगे लिखूँगा। इतना नोट कर लो। नोट करिए। कर लिया नोट? बोलो बेटा। चलो, मैं n फैक्टर की अगर बात करूं तो n फैक्टर बेसिकली बैलेंसी भी होगा, ठीक है? या इसको हम एसिडिटी भी कह सकते हैं, या हम इसको बेसिसिटी भी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव अथवा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉइंट आपको बड़ा याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि n फैक्टर एसिडिटी हो सकता है, बेसिसिटी हो सकता है, बैलेंसी भी हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करो इस पॉइंट को, फिर मैं आपको आगे बताऊं। ये पॉइंट नोट करिए। चलिए आगे बढ़े। चलो बात करते हैं। बेसिकली बेसिसिटी की मैं बात करूं तो बेसिसिटी डिफाइंड फॉर एसिड, मतलब और करके हम लिख सकते हैं इसी को n फैक्टर ऑफ एसिड। n फैक्टर किसके? एसिड्स के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? n फैक्टर अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो देखोगे, मैं बात करूं तो नंबर ऑफ H+ आयन
अगर कोई सब्सटेंस जितना रिलीज करता है, या इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एसिडिक हाइड्रोजन होता कौन है, एसिडिक हाइड्रोजन है कौन? तो दोज हाइड्रोजन which is directly connected to 15th or 16th group element in any compound will be एसिडिक हाइड्रोजन। तो सभी हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वही हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं जो किसी कंपाउंड में 15 और 16 ग्रुप के एलिमेंट के साथ, मेनली मैं बात करूं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर, इनको हम लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फ्लोरीन को भी लेते हैं। बेसिकली फ्लोरीन एक हाइड्रा एसिड होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्लोरीन जैसे HF है, HCl है, HBr है, ये भी हो सकता है। अभी हम फ्लोरीन को थोड़ा सा इससे दूर रखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर को रखते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल में मैंने कहा कि हमारे लिए HCl है, HF है, HBr है, HI है, इसके अलावा H2CO3 है, H2SO4 है, HNO3 है, ठीक है ना, H2C2O4 है, H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO3 है, या मैं बात करूं CH3COOH की मैं बात करूं, या HCOOH की मैं बात करूं, तो ये कुछ एसिड मैंने लिख दिया है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक हैं, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एसिड है। अगर मैं बात करूं तो इसका n फैक्टर होता है 1, इसका n फैक्टर भी 1 होगा, इसका n फैक्टर भी 1 होगा, इसका n फैक्टर 1 होगा, इसका n फैक्टर 2 होगा। कैसे 2 होगा? इसको देखोगे, H2CO3 बेसिकली ट्वाइस H प्लस CO3 2 माइनस में टूटता है। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव 2 H प्लस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 2 H प्लस को ये दे रहा है, मतलब इसका जो n फैक्टर होगा 2। इसी तरीके से n फैक्टर H2SO4 का ही 2, HNO3 का 1 H प्लस देता है, यहाँ पे n फैक्टर भी 2 होगा। अगर यहाँ पे n फैक्टर की बात करें तो 3 होगा, यहाँ n फैक्टर की बात करूँ तो क्या होगा? 2 होगा, यहाँ n फैक्टर की बात करूँ तो होगा 1, यहाँ n फैक्टर की मैं बात करूँ तो होगा 1, यहाँ n फैक्टर की मैं बात करूँ तो ये भी होगा 1। देख लोगे n फैक्टर मैंने लिखा है, सब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। n फैक्टर मैंने लिख दिया है यहाँ पे बोर्ड पे, n फैक्टर बहुत सारा लिखा है। HCl का 1, HF का 1, HBr का 1, HI का 1, H2CO3 का 2, H2SO4 का 2, HNO3 का 1, H2C2O4 का कितना बेटा? अगर देखोगे तो H2C2O4 का देखोगे 2, H3PO4 की मैं बात करूँ तो 3, H3PO3 की बात करूँ तो 2 और H3PO2 की बात करूँ तो 1। इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। कैसे एक्सप्लेनेशन मुझे करनी है, थोड़ी सी मैं तुम्हें समझा दूँ। देखोगे कि इस एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, H3PO4 की मैं बात करूँ तो बेसिकली है क्या कि फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड OH 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 इस तरह से लगे होते हैं। 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगे हैं ना, तो ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैंने सल्फ़र की बात करी थी, तो यहाँ पे 3H प्लस मिलेगा, ठीक है, पहला हो गया। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, एग्जाम्पल 2 की मैं बात करूँ तो H3
PO3 है। तो इस केस में आप देखोगे कि स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और ये डायरेक्ट H होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मीन्स सिर्फ और सिर्फ 2 एसिडिक हाइड्रोजन मिलेंगे, 2H+ मिलेंगे। अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 की बात करूँ तो H3PO2 की बात करें तो इसमें P डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे OH, एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ एक मिलेगा, मतलब 1H+। इस केस में एन फैक्टर ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पॉइंट को नोट करो सभी लोग, नोट करिए बोर्ड पे। कर लिया नोट? आगे बढ़े? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग। मैंने कहा पहला दिया, पहला दिया, देखोगे यहाँ पे पहला मैंने, अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट की मैं बात करूं, पहला मैंने दिया HCl, दूसरा मैंने दिया H2SO4, तीसरा मैंने दिया HNO3, चौथा मैंने दिया CH3COOH, ठीक है ना। तो पहले का EWT अगर मैं पूछूं तो HCl कितना होगा? 36.5, इसका मोलर मास। भाई ऐसे लिख सकते हो ना, MWT डिवाइडेड बाई 1, ये लिख सकते हो MW2 डिवाइडेड बाई 2, इसमें लिख सकते हो EWT क्या होगा? MWT डिवाइडेड बाई 1। यहाँ क्या लिख सकते हो? EWT विल बी इक्वल टू MWT डिवाइडेड बाई 1। भाई एन फैक्टर से सिंपली हमें डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई सा भी क्वेश्चन हो आप निकाल सकते हो। इसको भाई ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। इससे जो आयन मिलता है उसको ऑक्जेलेट आयन करते हैं। कोई कन्फ्यूजन? बोलो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखोगे सभी लोग, बेसिकली हम बात करें, मैंने कहा एसिडिटी की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? एसिडिटी। तो बेसिकली ये डिफाइन होता है किसके लिए? बेस के लिए। मतलब बेस के लिए जो एन फैक्टर होता है ये होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन के बराबर होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब कोई भी बेस हो, लाइक KOH, NaOH, RbOH, CSOH, या हम MgOH होल ट्वाइस की बात करूं, या CaOH होल ट्वाइस की बात करूं, या NH4OH की बात करूं, किसी भी बेस की मैं बात करूं, तो ये बेस में कितना OH माइनस देता है ये इसकी बेसिसिटी, एसिडिटी कहलाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन के बराबर होगा। देखोगे यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा? 1। यहाँ एन फैक्टर कितना होगा? 1। यहाँ एन फैक्टर कितना होगा? 1। यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा? 1। यहाँ पे अगर मैं एन फैक्टर की बात करूँ तो 2 होगा। यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। यहाँ एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। मीन्स अगर मैं इनसे इक्विवेलेंट वेट की बात करूं तो EWT यहाँ पे कितना होगा? MWT डिवाइडेड बाई 1। यहाँ EWT कितना होगा? EWT की बात करूं तो होगा MWT डिवाइडेड बाई 1। अगेन यहाँ कितना होगा?
ई डब्ल्यू टी, एम डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई 1, यहाँ कितना होगा ई डब्ल्यू टी होगा एम डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई 1, यहाँ कितना होगा ई डब्ल्यू टी एम डब्ल्यू टी मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे ई डब्ल्यू टी होगा मोलर मास एम डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे होगा ई डब्ल्यू टी एम डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया बेस के लिए। अब बात करते हैं कि एन फैक्टर फॉर आयंस, किसी भी आयन के लिए एन फैक्टर क्या होता है। तो इस केस में चार्ज प्रेजेंट एट दैट आयन विल बी एन फैक्टर। इस बात को समझ लोगे कि हम तीसरे केस को देख रहे हैं कि किसी आयन के केस में एन फैक्टर क्या होगा, तो उसके ऊपर जो भी चार्ज होंगे वही होगा। अब आयन की मैं बात करूं तो आयन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। एनायंस की मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो O2 माइनस S2 माइनस Cl माइनस Br माइनस बात सुन बारीक नहीं है N3 माइनस, इस तरीके से। कैटायन का मतलब K प्लस Rb प्लस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस Ca2 प्लस Li प्लस Zn2 प्लस Ag प्लस। तो इनके लिए जो भी एन फैक्टर होगा इनके चार्ज के बराबर, कोई भी देख लेते हैं। जैसे इसको उठा लें अगर हम लोग, तो चार्ज इसका क्या होगा, चार्ज होगा एन फैक्टर 3 के बराबर। अगर हम कैल्शियम 2 प्लस को लें तो एन फैक्टर कितना होगा 2। अगर हम जिंक 2 प्लस को लें तो एन फैक्टर कितना होगा 2। इस बात को लिखोगे, बोर्ड पे लिखोगे, सबके जो भी चार्ज हैं वही क्या होगा, इनके एन फैक्टर होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीन्स यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? नोट करो सभी लोग, ठीक है? बोलिए। ठीक है ना? नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं कि एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स, कोई भी सॉल्ट्स हैं तो उसके लिए एन फैक्टर क्या होगा। ये होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और लगा देता हूँ नेगेटिव चार्ज, ये होता है क्या बेटा, किसी सॉल्ट का एन फैक्टर। कैसे देखोगे, मैंने कहा NaCl है तो NaCl Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो एन फैक्टर कितना 1। देखोगे अगर Cl2 की बात करो तो देखोगे Ca2 प्लस प्लस Cl माइनस, यहाँ ट्वाइस करोगे तो देखोगे यहाँ जो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज हैं, कोई भी ले लो तो एन फैक्टर कितना होगा 2। इसी तरीके से Cl3 की बात करो तो एन फैक्टर कितना होगा 3। या मैं बात करूं Na2CO3 की बात करूं तो एन फैक्टर कितना होगा 2। इसी तरीके से मैं बात करूं Al2SO4 होल थ्राइस की मैं बात करूं तो ये देखोगे, यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं Al2SO4 होल थ्राइस के लिए एन फैक्टर बताओ, तो इसको देखोगे
एल्यूमिनियम 3+ में टूटेगा, SO4 2- में टूटेगा, है ना। तो इसको ट्वाइस प्लस इसको थ्राइस हम कर सकते हैं। चार्ज बैलेंस, यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज, कोई सा भी ले लो, n फैक्टर कितना 6 होगा। ये बात सबको समझ में आ गई ना। ये डिस्कशन था n फैक्टर का। अगर n फैक्टर आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या निकाल सकते हो बेटा, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। समझ में आया? बोलिए, नोट करो इसको। देखोगे n फैक्टर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड मैंने देखा है, लास्ट में हमें इसको डिस्कस करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के लिए अगर मैं पूछूं कि n फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक है KMnO4, दूसरा K2Cr2O7। मैं आपको बताऊं, KMnO4 एसिडिक मीडियम पे डिपेंड करता है। एसिडिक मीडियम में Mn2+ में जाएगा, बेसिक मीडियम में MnO4 2- में जाएगा, और न्यूट्रल में आपको MnO2 में जाएगा। आप देखोगे, मैं अगर यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूँ तो KMnO4 की मैं बात करूँ तो इसमें मैग्नीज +7 में है, और अगर यहाँ से Mn+2 में जाता है तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, भाई n फैक्टर अगर यहाँ से हम देखें तो लिख सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 मोल रिएक्टेंट। 1 मोल रिएक्टेंट के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होता है उसी को बोलते हैं मैन फैक्टर। किसके लिए? किसी रिएक्शन में। अब यहाँ देखोगे, यहाँ 7 से 2 में गया तो चेंज कितने का हुआ, 5 का। तो n फैक्टर यहाँ पे कितना होगा, 5। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा देखोगे, दूसरा हमने क्या लिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, दूसरा हमने बेसिक लिया है। तो बेसिक मीडियम में आप देखोगे कि MnO4, अगर बेसिक मीडियम में हम बात करें तो KMnO4 +7 से किस में जा रहा है, MnO4 2- में जा रहा है। देख लो यहाँ पे 4 2 जा 8, 6 होगा ना, +6 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे चेंज कितने का है, 1 का। तो n फैक्टर बेसिक मीडियम में कितना हुआ, 1 का। कौन सा मीडियम है ये, बेसिक मीडियम। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड होता है न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम की मैं बात करूँ तो न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 बेसिकली MnO2 में जाता है, +7 से +4 में चेंज कितने का देखोगे, 3 का। मतलब n फैक्टर इस केस में कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करिए पहले इसको सभी लोग। नोट करो। मीन्स अगर मैं यहाँ पे आपसे लिखूँ कि EWT कितना होगा तो M/5, यहाँ EWT कितना होगा, EWT कितना होगा देखोगे, चेंज कितने का, 1 का, ये होगा M/1। और यहाँ EWT कितना होगा न्यूट्रल मीडियम में, ये होगा M/3। M मोलर मास भी लिख सकते हैं, इसको मोलर मास कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, K2Cr2O7 का। अगर K2Cr2O7 की बात करूँ तो एसिडिक मीडियम में ये Cr3+ में जाता है, यहाँ +6 से +3 में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देख लीजिए सभी लोग। K2Cr2O7 यहाँ कितना है देखोगे, इसका 2, इसका 14, 2 - 14 + 2x 0, तो x की वैल्यू कितना होगा, 6। यहाँ x की वैल्यू कितना है, 3,
चेंज कितने का, 3 का। लेकिन 1 मोल में क्रोमियम कितने हैं, 2 है ना, तो यहाँ से चेंज अगर निकालें हम, देखो यहाँ पे कितना है 6 में, यहाँ पे 3 में, तो चेंज कितने का हुआ, चेंज हुआ 6 - 3, 3 का। अब देखोगे 1 क्रोमियम के लिए चेंज है ना, लेकिन इसके 1 मोल में ऐसे 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम के लिए चेंज कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 6। मीन्स यहाँ पे अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करूँ तो वो होगा m/6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट कर लिया, नोट करिए इसको, सभी लोग बोर्ड की तरफ नोट करो। ठीक है, नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, क्या बताना है मुझे, थोड़ा सा देखोगे ध्यान से तो अगर बेसिक मीडियम की बात करूं, बेसिक मीडियम में K2Cr2O7 अनस्टेबल कंपाउंड में ब्रेक होता है, इस बात को ध्यान रखोगे। वो अनस्टेबल कंपाउंड क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें तो Cr2O7 2- जो कि CrO4 2- में, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट और इसको बोलते हैं क्रोमेट। ये एक अनस्टेबल होता है। मैं आपको बताऊं, बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, और अगर एसिडिक मीडियम होगा तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से बेसिक मीडियम में हम मैन्युफैक्चर नहीं कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसके लिए ट्रिक की बात करूं, ट्रिक की मैं बात करूं तो याद रखोगे A, फिर B, फिर C, फिर D। ठीक है, A का मतलब होता है एसिडिक और D का मतलब होता है डाइक्रोमेट। तो एसिडिक मीडियम में क्रोमियम K2Cr2O7 डाइक्रोमेट बनाता है, मतलब क्या, देखो डाइक्रोमेट है कि नहीं है। और अगर मैं बात करूं बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में ये क्रोमेट बनाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये देखो B का मतलब होता है बेसिक, बेसिक, और C का मतलब होता है क्रोमेट। तो ये याद करने का तरीका है आपके लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नोट करिए इन सबों को। ठीक है, फाइनल हुआ, ये हमारा फाइनल हो गया, ठीक है ना, नोट कर लो। चलो बेटा, अगर नोट कर लिया हो तो मैं एक छोटा सा टॉपिक और कवर हम लोग कर लेते हैं इसमें। टॉपिक का नाम मैं बता दूं, बेसिकली हमें पढ़ना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं। बेसिकली इट इज
द रेशियो ऑफ वेट टू इक्विवेलेंट वेट। मतलब अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की मैं बात करूं और ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं, ये होगा वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एन ई क्यू की बात करूं तो ये होगा वेट डिवाइडेड बाय ई डब्ल्यू टी। बात समझ में आगे कि नहीं आगे? समझ में आया? नोट करिए इसको। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम लोगों ने कवर किया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे मैं कहूँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ फॉलोइंग। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करके इसको ख़त्म करें। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ फॉलोइंग, पहला दिया 4.9 ग्राम H2SO4, दूसरा दिया, दूसरा मैंने आपको दिया है 11.7 ग्राम NaCl। ठीक है ना? ये दो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करो। इन दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। आपको 2 मिनट का टाइम दिया, करिए। चलो, अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात करूं, ये क्या होगा? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और ये बराबर होगा 4.9 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना? मॉलिक्यूलर वेट 98 डिवाइडेड बाय n फैक्टर 2 49, मीन ये होगा 0.1। पहला हो गया। दूसरे की तरफ मूव करो। दूसरे में है, अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात करूं तो क्या होगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और ये कितना होगा? 117 डिवाइडेड बाय NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई? देखोगे 58.5 होता है डिवाइडेड बाय 1, मीन्स ये होगा 117 डिवाइडेड बाई 58.5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, है ना? अगर ऊपर नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 117 डिवाइडेड बाई 585, और ये होगा 0.2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट कर लो सब लोग, नोट करिए। अभी हमें नॉर्मेलिटी डिस्कस करना है। कंसंट्रेशन का एक टर्म हमें और डिस्कस करना है जिसका नाम नॉर्मेलिटी है। बेसिकली नॉर्मेलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप बस इतना समझो कि नॉर्मेलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं। यह कंसंट्रेशन का टर्म है जो कि वॉल्यूम डिपेंडेंट है, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और इसी को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स।
ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute present in 1 liter of solution is called नॉर्मेलिटी। मीन्स आपको पता चल गया कि नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट इक्विवेलेंट्स को ही हम बोलते हैं क्या, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। मीन्स नॉर्मेलिटी की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मेलिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है बेटा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट की बात करो तो ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इसको बोलते हैं, ध्यान से देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट और आयोनिक वेट डिवाइडेड बाई इधर देखोगे ध्यान से, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। क्या बेटा, एन फैक्टर। इन पॉइंट्स को आप नोट करोगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। अगर आगे हम बढ़ें इसमें तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें से अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को मैं लिखूं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा क्या, देखोगे यहाँ देखो, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और आयनिक वेट और एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें तो इसी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम लिख सकते हैं क्या बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को हम मोल्स लिखते हैं। मींस नंबर ऑफ, अगर मैं इक्विवेलेंट्स की बात करूं तो ये होगा मोल्स इनटू एन फैक्टर होगा। क्या होगा बेटा, मोल्स इनटू एन फैक्टर। अगर मोल्स इनटू एन फैक्टर होगा, ठीक है। अगर मैं नॉर्मेलिटी निकालूं तो आप देखोगे, अगर मैं नॉर्मेलिटी आपसे निकालूं तो यहाँ से नॉर्मेलिटी की मैं बात करूं तो ये होगा, इस फॉर्मूले में यूज कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। नॉर्मेलिटी होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किस में, लीटर में। नोट करिए, इसको नोट करो, बोर्ड पे इसको नोट करो। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब
आप यहाँ से देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N लिख सकते हैं, वेट को WT हमने लिख दिया है, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट या आयनिक वेट को MWT से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसको लिखोगे N फैक्टर डिवाइडेड बाई V इन लीटर, ये शॉर्ट फॉर्म में। और अगर इसको हम ml में करें, देखोगे अगर हम इसको ml में करें तो यहाँ पे हम इसको ml लिखते हैं, तो ml होगा तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, वो 1000 क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स, यानी कि N इजकल टू मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ml इंटू 1000 इंटू N फैक्टर। आ रही बात समझ में, देख लो। मीन्स यहाँ से नॉर्मेलिटी इजकल टू हमें मिल गया क्या, ये पूरा बन गया मोलैरिटी कैपिटल M इंटू N फैक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसको नोट करिए सभी लोग। नोट करो। ठीक है, कर लिया नोट? देख लो सभी लोग। चलो अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ से हम लोग लिखें तो आपको दिख गया नॉर्मेलिटी इजकल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। पहली बात ये है, या हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इजकल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट या एटॉमिक वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V ml में वॉल्यूम इंटू N फैक्टर। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं नॉर्मेलिटी के यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगा, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट्स पर लीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर लीटर। क्लियर हो गया? ये इसकी यूनिट होगी। अब एग्जाम्पल की बात करो, अगर नॉर्मल सॉल्यूशन लिखता है तो इसका मतलब होता है कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 1 है। अगर बोलता है डेसी नॉर्मल तो इसका मतलब होता है 0.1 N। अगर बोलता है सेंटी नॉर्मल तो इसका मतलब होता है 0.01 नॉर्मल। अगर बोलता है मिली नॉर्मल उसका मतलब होता है 0.001 N। या बोले सेमी नॉर्मल तो उसका मतलब होता है 1/2 N। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? इन सारे टर्म्स को आप एक साथ नोट करो, नोट करिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इन सबको नोट करोगे। अब मैं इधर नोट करता हूँ, इधर आपने लिख लिया है तो इधर मैं आपको नोट करूँ तो आप लोग देखोगे यहाँ से बेटा, इस पॉइंट को आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि 0.4 नॉर्मल सॉल्यूशन है हमारे लिए, एग्जाम्पल है, इसका मीन्स क्या होगा? मैं आपने देखा होगा कि कंसंट्रेशन के हर टर्म पे मैं मीनिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ।
कि मीनिंग्स आपको समझ में आनी चाहिए। मीनिंग क्यों समझ में आनी चाहिए मैं आपसे बताता हूँ। देखोगे अगर मैं मीन्स की बात करूँ तो मीन्स में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब होता है 0.4 इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एग्जाम्पल 1 था, अगर मैं एग्जाम्पल 2 की बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल 2 में ये कहूं कि देसी नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, मीन्स क्या होगा, इस बात को आप थोड़ा सा खुद लिखोगे। इसकी मीनिंग सभी लोग अपने कॉपी में नोट करो। इसकी मीनिंग क्या होगी इसको नोट करिए आप लोग, ठीक है। सब लोग इसके मीनिंग को नोट करोगे कि इसका मतलब क्या होगा, है ना। मतलब की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है, पहले ये 0.1 नॉर्मल हो गया, मीन्स आप देखोगे 0.1 इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस बात को हमें समझना चाहिए, ठीक है। बोर्ड पे लिखा हुआ जो भी है इसको नोट करोगे, सभी लोग नोट करो। अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें, आप लोग देखोगे नॉर्मेलिटी पे बेस कुछ क्वेश्चन हमने दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन देखोगे 4.9 ग्राम H2SO4 इन 250 ml सॉल्यूशन। दूसरा हमने दिया है 34.2 ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड हमने दिया है 7.4 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एंड फोर्थ दिया है 117 ग्राम ऑफ NaCl इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। इन क्वेश्चंस को आपको करना है, सारे केसेस में आपको नॉर्मेलिटी निकालना है। मैंने आपको कुछ टाइम दे दिया है 2-3 मिनट का, पहले इनको आप अटेम्प्ट करो फिर हम डिस्कस करते हैं आपसे, ठीक है। अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो सभी लोग। चलो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन आप देखोगे इसमें आपको वेट दिया है 4.9 ग्राम, ठीक है, और आपको वॉल्यूम दिया है कितना 250 ml। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 का n फैक्टर क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए H2SO4 के लिए जो n फैक्टर है वो 2 के बराबर होता है। मीन्स यहाँ से नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो ये होगा, वेट कितना है 4.9 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू यहाँ पे 2। क्लियर हो गया? ये 49, ये 4 और ये यहाँ पे 10, तो आप देखोगे 0.4 नॉर्मल होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सब लोग बोर्ड की तरफ देख लोगे, जो फार्मूला हम लोगों ने डेराइव किया था ना, सेम फार्मूले को हम लोगों ने यूज किया है। क्लियर हो गया? देख लो। ठीक है बेटा, बोलिए। अब पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखोगे सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि
34.2 ग्राम क्या है, Al2SO4 होल थ्राइस है। ये एक सॉल्ट है, क्या है, ये एक सॉल्ट है। मीन्स अगर हम देखें तो सबसे अच्छी बात क्या होगी इसके लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये सॉल्ट होने की वजह से इसका एन फैक्टर कितना होगा। एन फैक्टर इसका 6 होता है। कैसे 6 होता है मैं आपको दिखाऊं। मैंने आपको बताया भी Al2SO4 अगर हम तोड़ें तो एल्यूमिनियम 3+ प्लस SO4 2 माइनस में जाएगा। इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो -6 +6 एन फैक्टर कितना 6। तो अगर हम यहाँ से नॉर्मेलिटी की बात करें तो फिर से वेट कितना है 34.2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, ये देखोगे 56 प्लस ये 96 इंटू 3 तो देखोगे ये 288 होगा। 288 प्लस 56 यहाँ पे देखोगे 344 आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 344 आता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 344 से डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ आ रही। इनटू यहाँ पे क्या करोगे 1000। वॉल्यूम कितना दिया है आपको बेटा 1 लीटर दिया है ना, तो यहाँ पे 100,000 करते हैं इंटू एन फैक्टर कितना 6। अब सबको पता है ये कैंसिल होगा, ये अप्रॉक्सीमेट 10 होगा तो इसकी वैल्यू 0.6 आएगी। 0.6 नॉर्मल लिखेंगे हम लोग। देखो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ। देखिए सभी लोग सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। अब थर्ड की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो 7.4 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो एन फैक्टर होगा वो 2 होगा। ठीक है। अब हम यहाँ से अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूँ तो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे। वेट कितना दिया है 7.4 और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप लोग बताओगे। यहाँ देखोगे 40 कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कितना 32 प्लस हाइड्रोजन कितना 2, ये होगा इंटू कितना 1000 डिवाइडेड में वॉल्यूम कितना है 100 ml इंटू इसका एन फैक्टर कितना 2। यहाँ इसको हम रख लें, इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा। आंसर क्या होगा आप निकाल सकते हो 7.4 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 32 कितना 72 प्लस 2 74 इंटू कितना 1000 ये कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। यहाँ पे 2 ये कितना 10 मीन्स 0.2 नॉर्मल हम कह सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है जिसको आप खुद सॉल्व करोगे अपने घर में बैठ के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इतने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट करो सभी लोग बोर्ड की तरफ।